Learners, very welcome to Unacademy IS. This is another episode under the interview guidance program, and we all know very well in the interview guidance program. All right, Unacademy IS is conducting interview guidance program for the 70th BPSC, and again and again I am highlighting this thing. जितने भी एस्पिरेंट्स के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, all right, in a past near about 1 week, all right, 1 or 2 weeks, right, जो नियर अबाउट 100+ एस्पिरेंट्स के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन रहा, उसमें एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है और वो पॉइंट है करंट अफेयर्स का. यस, एंड उसमें भी जैसे अगर मैं आज आपको बताऊं तो जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था एस्पिरेंट्स के साथ में, तो नो डाउट सम एस्पिरेंट्स डेफिनेटली दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड नॉलेज, ऑल राइट, एंड देख के लगता है कि दीज एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू मेक थ्रू, ये सिलेक्शन लेने वाले हैं. फाइन, वहां पर भी कई जगहों पर लगता है कि करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक. कन्वेंशनल नॉलेज इज वेरी गुड. कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जहां पर और इनका नंबर बड़ा है, राइट, दे आर थिंकिंग कि सर वी विल डू, हम कर लेंगे. बट कब कर लेंगे बच्चे? टाइम कितना है आपके पास? टाइम इज रनिंग आउट. दिसंबर इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है दिसंबर. बेयरली वी हैव जनवरी, इंटरव्यूज शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे फेब से. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में एफर्ट हमारा ये है, जितना भी कन्वेंशनल करंट अफेयर्स है, बिहार ओरिएंटेड है, नेशनल न्यूज है, ऑल राइट, बिहार से कनेक्टेड है, तो वो आपको कराई जाए. एंड इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हाउ यू मे फेस क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, सो उसका भी एक आइडिया आपको दिया जाए. नाउ काइंडली फोकस हियर. The first news in today's session is associated with the Veer Bal Divas. Veer Bal Divas, earlier it was known as the National Bravery Awards. All right, and Honorable Prime Minister of India, he restructured, उन्होंने restructure किया, and he gave it different name, and that is what Veer Bal Divas. Veer Bal Divas, and the present government connected this with the martyrdom of the Sahibjadas, especially two Sahibjadas, the sons of the 10th Guru, and he was 10th Sikh Guru, and he was none other than Guru Gobind Singh Ji. Whenever we talk about Guru Gobind Singh Ji, then Guru Gobind Singh Ji had a very special connection with Bihar. बिहार, पटना was the birthplace of the गुरु गोविंद सिंह जी. गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस था पटना, उनका बर्थ प्लेस है. ऑल राइट, तो ये तो कनेक्शन हुआ बिहार के साथ में हमारा. ठीक है, अब फर्दर आप यहाँ पर देखें 26 दिसंबर को करेक्ट किया गया है, ये डेट है यहाँ पर. नाउ यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुरु गोविंद सिंह जी, साहिबजादाज, एंड व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पर हुआ क्या. And the event was these Sahibjadas, sons of the Guru Gobind Singh Ji, resisted the forced religious conversion. All right. अब जैसे ही आपने forced religious conversion की बात करी, so in your interview, interviewer आपको पॉलिटी की तरफ ले करके जा सकता है, वो आपको जोड़ सकते हैं पॉलिटी के साथ में. And in the polity, article 25. Article 25, and there may be another question. The question may look like, do Article 25 carry the right to convert? जो कन्वर्जन करने का जो अधिकार है, कन्वर्ट करवाने का जो अधिकार है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं कि कोई आया किसी को समझाया कि आप कन्वर्ट कर लो, मेरे रिलीजन में आ जाओ. ऑल राइट, राइट टू कन्वर्ट पीपल. एक तो है कि
कोई पर्सन अपनी मर्जी से on the basis of the his or her conscience someone is changing his or her religion, that is different thing. But if someone is imposing the conversion, pushing someone to convert, right? So is this the part of the article 25? Then we have judicial, we have the verdicts from the honorable Supreme Court. And according to these verdicts, according to this verdict, what we see here, the right to convert people is not the part of the article 25. कोई किसी को आउटसाइड से, बाहर से सिखा करके, समझा करके, अट्रैक्ट करके कन्वर्ट नहीं करवा सकता, इंसान खुद से करेगा if he or she is showing the belief in the fundamentals of the other religion. All right, okay. तो अब एक तो ये कनेक्शन निकल गया, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट में हुआ. And all these events happened in the time frame of Mughal Emperor Aurangzeb, but directly he was not there. His officer Wazir Khan. Wazir Khan did this. Wazir Khan ने ये किया. Okay. And further, what we see here, this highlights the role of the children in the freedom and ethical tradition. अब ये क्या दिखाता है? Significance क्या है वीर बाल दिवस का? Role of children in freedom and ethical traditions. All right. Now, kindly see here. आप यहाँ पर देखें. So, how it is connected, guys? Freedom movement. All right, freedom movement. So, with respect to the freedom movement, we hear about Vanar Sena as well as Manjari Sena. Vanar Sena and Manjari Sena. So in the freedom movement, Vanar Sena and Manjari Sena, this was formed during the civil disobedience movement, especially the phase 1. Especially during phase 1, 1930 to 32. This phase में यहाँ पर खास तौर पर वानर सेना was the group of the boys, Manjari Sena was the group of the girls. टास्क क्या दिया जाता था? पैम्फलेट्स हैं, फ्लैग्स हैं और अदर मटेरियल जो है, मैसेजेस हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना. This was the task given to the Vanar Sena and the Manjari Sena. All right. Now aspirants, अभी आपने देखा यहाँ पर, अब देख रहे कितने ब्यूटीफुल कनेक्शंस बन रहे हैं वीर बाल दिवस से हमारे पास में. पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री से हो गया, करंट का तो वो टॉपिक खुद ही है. फर्दर आप यहाँ देखें, promotes values such as bravery, sacrifice, tolerance, justice, all right, and respect for India's cultural and spiritual heritage. All right, you must be aware about the old name presented by the President of India. All right, venue is not that much important. All right, now we have other aspects like you must be aware about the names of these Sahibzadas, Joravar Singh Ji and Fateh Singh Ji. All right, okay. After this, before I take you towards the next topic, I would like to highlight some other aspects as well. Aspirants, the thing is this, in the freedom struggle, role of a very prominent revolutionary Khudiram Bose in the Indian national movement. Khudiram Bose is considered the youngest revolutionary who was executed. All right, 16-17 years old. And even we hear about Gidalliu. She was almost 13 years old from Manipur, Nagaland region and participated in civil disobedience movement. Jawaharlal Nehru conferred title Queen on her, by Jawaharlal Nehru. Right, guys? So these are the certain other aspects you can connect. Fine.
रोल ऑफ विमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, सबका ध्यान रहता है। रोल ऑफ चिल्ड्रन, यंगस्टर्स का रोल क्या रहा, तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, वीर बाल दिवस के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट ना गाइज? ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। की न्यूज सिर्फ देखनी नहीं है, you should have the understanding of multiple dimensions associated with one news। एक जो न्यूज है, उस न्यूज के और कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दोज डायमेंशंस एज वेल। देन ओनली तब जा करके आप दिखा पाओगे बोर्ड मेंबर्स को कि आपने जो मेंस क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है, देन यू हैव द एनालिटिकल एबिलिटीज एज वेल, रादर देन कि फैक्चुअल चीजें आपने कर डाली हैं, वो पूछी नहीं पूछी तो वो पता नहीं चलता, समझ रहे हैं? तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है, दैट्स व्हाई यू क्लियर्ड प्रीलिम्स, as simple as that। All right, okay, and we all know very well कि personality test, yes this is correct, personality test is not about testing your knowledge, but फिर भी ये बात तो देखी जाती है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं आपके, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, उस पर आपकी समझ कैसी है। बिकॉज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा तो होगा नहीं कि लीनियर वे में आप सोचते हुए जा रहे हैं, like you are working on the project how to improve the employment opportunities in Bihar। all right, ठीक है, this is the problem, how to improve the employment opportunities in Bihar। अब उसके अंदर में इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हैं, ऑल राइट, एज वेल एज इकोनॉमी के अंदर में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्री सेक्टर कैसे हेल्प कर सकता है, आईटी कैसे हेल्प कर सकता है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हेल्प कर सकता है हमारी, व्हाट आर द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या क्या हैं, हाउ विल यू रिमूव दोज हर्डल्स, आप समझ रहे हैं? सो कन्वर्जेंस ऑफ द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वो आता है, तो वो सीखोगे कहाँ से आप, यही सब तो आपके लिए है सारा सीखने के लिए। जोनर फाइन, नाउ after this I am taking you towards the next topic of this session, that is India's oil basket। so what is the why this section, this topic is important for you, India's oil basket, India's oil basket important क्यों है? तो नेशनल पर्सपेक्टिव की बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश अ लिंक between national perspective and Bihar। As I established a connection here, जैसे मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑल राइट, हिज बर्थ प्लेस पटना, ऑल राइट, एज वेल एज आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हुए, साहिबजादों की बात करते हुए, यू कैन नॉट मिस द डिस्कशन अबाउट, you cannot miss the discussion about the Banda Bahadur। Yes, because Banda Bahadur was the man who will take the revenge। बंदा बहादुर वजीर खान से रिवेंज लेंगे इन सारी चीजों का। तो हु वाज बंदा बहादुर? हिज अर्लियर नेम वाज लक्ष्मण दास, ही वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर एरिया, converted to Sikh religion under the influence of the Guru Gobind Singh Ji, and after the death of the Guru Gobind Singh Ji he led the Sikh warriors, उनको lead करते हैं, and Farrukhsiyar executed him। These are certain things you need to take care of। As I did here, I established a connection here, now you can see here। So oil basket and Bihar, all right, so in Bihar we have agrarian economy, all right, as well as you can see here need of development। Right now we have here need of development as well in Bihar, and need of development is associated with energy, all right, as well as marginalized section भी है हमारे पास में, and for this marginalized section the availability of food is very important thing, and oil inflation और oil prices, अगर oil prices up जाते हैं then definitely
दिस डायरेक्टली हिट्स द फूड इन्फ्लेशन। डायरेक्टली किसको हिट कर देता है? डायरेक्टली हिट्स द फूड इन्फ्लेशन, उसको हिट कर देता है ये। समझ रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा एग्रेरियन इकोनॉमी, नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की नीड है। नीड ऑफ डेवलपमेंट, अगेन नीड ऑफ एनर्जी। देन फूड प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस जुड़ जाते हैं सारे। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द बिहार। ये बिहार का एंगल हुआ। एंड यू मस्ट बी अवेयर, इन इंडिया वी आर ऑलमोस्ट इंपोर्टिंग 85%। जो ऑयल है हमारे पास में, जो ऑयल जो हम मंगाते हैं, जो यूज करते हैं ऑयल हम, उसमें 100% का नियर अबाउट 80% जो है ऑयल, ऑलराइट, वो हमारा कहाँ से आ रहा है? वो इम्पोर्ट होके आ रहा है। फिगर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको रखा है नियरली 85% के आसपास। इन सम सोर्सेस यू विल सी 82%, 80%, इस तरीके से दिख सकता है आपको। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस, बहुत फैक्ट पर बहुत उधर नहीं जाना कि हाँ एवरेज है इसी के आसपास में है, फाइन। नाउ we are importing 80%, it's a huge number. So aspirants, now connect this thing, 85% ऑयल किधर से आ रहा है? ये इंपोर्ट होकर आ रहा है। ऑल राइट, इफ वी आर इंपोर्टिंग दिस, then definitely this will put a pressure on the forex। किसके ऊपर जाएगा प्रेशर इसका? फॉरेन रिजर्व के ऊपर, वट एवर फॉरेन रिजर्व वी आर हैविंग, उसके ऊपर जाएगा। फर्दर आप यहां पर देखें, एट प्रेजेंट व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? इफ यू सी द प्रेजेंट सिनेरियो, डॉलर एंड रुपी रेशो, तो रुपी हमारा वीक हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। रुपी वीक हो रहा है, रुपी वीक होगा, इसका मतलब क्या हो गया? वी आर इंपोर्टिंग, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना। सो दिस इंपोर्ट विल बी कॉस्टलियर और चीपर। कैसा होगा इंपोर्ट? कॉस्टली हो जाएगा या चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा? अगर रुपी का प्राइस डाउन जा रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट ऑफ द इंपोर्ट विल गो अप। ये तो अप जाने वाला है। ऑलराइट, रुपी के डाउन जाने का बेनिफिट एक्सपोर्ट को मिल सकता है, बट वी नो वेरी वेल इंडिया इज, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, always remember this thing, India is net importer। अगर आप ध्यान दें तो हम नेट इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर नहीं हैं। सो द कंट्री विच इज नेट इंपोर्टर, तो उसके लिए इस रेशो का बैलेंस बिगड़ना तो ठीक नहीं बात है। और इसका प्रेशर कहां पर जाएगा? दिस विल डायरेक्टली हिट द फॉरेक्स। कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को फॉरेक्स के साथ में, फाइनेंशियल कंडीशन के साथ में, एंड बिहार कनेक्शन एज वेल। नाउ व्हाट वी सी हियर, गवर्नमेंट, अब यहीं पर गवर्नमेंट का रोल आता है कि हाउ टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो नाउ द थिंग इज दिस, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ टू इंश्योर energy security. All right, and for energy security, government is pushing for the diversification। government क्या कर रही है aspirants? government is pushing for the diversification with respect to the oil suppliers। जो oil suppliers है हमारे, हम diversify कर रहे हैं। and under this diversification we have West Asia, we have USA, and at present हमने जोड़ा हुआ है किसको? रशिया को भी जोड़ा है। All right, but this diversification is associated with the geopolitical shocks। साथ में एक और पॉइंट जुड़ता है, that is geopolitical shocks। कैसे? लेट्स एग्जामिन, इसी को एग्जामिन करना है इंडिया के ऑयल बास्केट को ध्यान में रखते हुए कि
अब आप इसमें देखें कि दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आपने नोटिस किया होगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ बेस। पहले तो एक बेस बनाया मैंने, अब देखें इधर। सो वेस्ट एशिया, फाइन, लेट्स एग्जामिन द सिनेरियो विद द वेस्ट एशिया। सो वेस्ट एशिया में यू कैन सी 2005 70% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से आ रहा है, ठीक है। की सप्लायर्स में कौन है बच्चे? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, ओमान, कतर, इन सब से आ रहा है। 2011-12 मोर देन 60%, आप देखें तो रिड्यूस किया हमने इसको। ऑलराइट, सऊदी अरेबिया अलोन वाज कंट्रीब्यूटिंग 17%, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। These countries were selling this crude oil on premium prices. कि बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक यूरोपियन नेशंस, उनको तो थोड़ा सस्ता जा रहा था, हमें महंगा मिल रहा था। Present government of India raised this issue, this concern in front of these nations कि ये तो ठीक नहीं है। All right, then अफ्रीका में भी नाइजीरिया, अंगोला, इनसे भी 20% के आसपास हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। All right, थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई की तरफ, we moved towards a diversification here. Then in between Iran, all right, what happened with respect to Iran? UN sanctions in 2010 and US sanctions in 2011 disrupted India-Iran oil trade. Iran's share in India's oil basket fell from double digits to the 5 to 7% between 2012 and 2015 बट लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और भी हुई। ईरान पर कुछ एक प्रेशर ईज डाउन होता है, ऑलराइट, और जब ये ईजिंग हुआ आफ्टर सैंक्शंस ईज्ड इन 2016, सो 5 to 7% से हम कहाँ पहुंच गए? 12 to 12.7%, मतलब बढ़ गया। अब देखो ईरान के साथ में जो भी हमारा जो ऑयल ट्रेड है वो जियो पॉलिटिक्स के साथ में टिल्ट हो रहा है कि व्हेन ईरान वाज अंडर द प्रेशर, सैंक्शंस लगे हुए, तो ऑयल इंपोर्ट फेल डाउन। सैंक्शंस ईज हुए, ऑयल इंपोर्ट वेंट अप। नाउ यू कैन सी यूएस सैंक्शंस वर रीइंपोज्ड 2017, शार्प डिक्लाइन हो जाता है एंड 90% तक कट करना पड़ता है, और इसी टाइम पर हम कहाँ गए? वी वेंट टुवर्ड्स यूएई एंड यूएसए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए कि 85% अगर इंपोर्ट करना है तो हमें अलग अलग कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस तो बेहतर रखने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, पता नहीं कब किसके साथ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो और हमें अपने को रीअलाइन करना पड़े। ऑलराइट, सो दिस इज अ थिंग। इसीलिए दैट्स व्हाई आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ऑलराइट, सो दैट एनर्जी के लिए, खासतौर पे ऑयल के लिए जो डिपेंडेंसी है, इसे हम जितना कम कर लेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। स्पेशली आप ये सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ग्रे हो सकती हैं ड्यूरिंग द वॉर्स। अगर कोई वॉर हो जाती है तो हमारे पास जो ऑयल रिजर्व हैं वो कितने टाइम तक हम यूज कर पाएंगे, एंड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तब फिर क्या होगा? दीज आर द थिंग्स हियर, फाइन। एंड we have huge population as well. Now, emergence of Russia, we all know very well. Russia-Ukraine conflict started in 2022, and Russia offered discounted crude. And आप देखो इधर, in 2021-22 it was only 2%, रशिया से less than even 2% हम ऑयल ले रहे थे 21-22, and when this conflict started, so 2% to 21.6%, even 35.9%, 23, 24, 24, 25, 36%। आंकड़े याद नहीं रखने, यू नीड नॉट टू मग अप, याद नहीं करना, जस्ट टू शो यू। आपको ये जर्नी दिखा रहा हूं मैं कि आप देखो कि 2% से कहां तक चले गए? 36% तक चले गए। बट आप कुछ और प्रॉब्लम्स भी आई, अगेन एंट्री ऑफ अमेरिका। अच्छा, रशिया से हमें और भी कुछ चीजें बेहतर रही। वो चीजें ये थी कि रशिया से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम आ रहा था, इंडियन रिफाइनरीज वर कंपेटिबल विद द रशियन क्रूड। ऑलराइट, सो रशियन क्रूड की तरफ ट्रांजिशन करना, मशीनरी का ट्रांजिशन ऑफ द मशीनरी, दैट वाज आल्सो इजी, वो भी बहुत मुश्किल नहीं था। ऑल्दो वी हैव वन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रशियन क्रूड, रशिया के साथ में क्रूड ऑयल को ट्रेड करने में कुछ एक प्रॉब्लम्स रही। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम, बट
दिस क्रूड ऑयल वाज चीपर, सो हमने जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वी मैनेज्ड, ऑलराइट, एंड जो हमारे जो रिफाइनरीज रही यहाँ पर, उन रिफाइनरीज को भी खूब बेनिफिट्स हुए, प्रॉफिट्स हुए, क्योंकि जो रशियन क्रूड ऑयल था, इट्स प्राइस वाज गोइंग डाउन, इट वाज नियर अबाउट 79 to 79 डॉलर पर बैरल टू $66 पर बैरल तक डाउन चला जाता है with respect to 2022 to 2025. तो this improved the margins भी बढ़ाता है, ऑलराइट। अब यहीं पर मुद्दा आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट, रिफाइनरीज को तो बेनिफिट हुआ, बट क्या वो बेनिफिट जो पॉपुलेशन है क्या उन लोगों तक पहुंचा? इन्फ्लेशन को मैनेज करने में क्या हमने इन बेनिफिट्स को यूज किया? दैट्स अनदर क्वेश्चन, वो एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है, ऑलराइट। सो अगर आज की जो पिक्चर है एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो रशिया से अगर आप यहाँ पर देखें, ऑलराइट, मिडिल ईस्ट को आप देखें, अफ्रीका को देखें, तो इसमें यू कैन सी हियर मिडिल ईस्ट जो है 40-45% के आसपास है, अफ्रीका भी है, अमेरिकाज भी हैं, एंड बाकी आप देखें तो रशिया भी है, ऑलराइट। रशिया से प्रॉब्लम्स, रशिया पर जो यहाँ पर सैंक्शंस हैं, एंड अमेरिकन प्रेशर इज ऑलरेडी हियर, राइट, एंड टैरिफ का जो प्रॉब्लम है, अमेरिका इज पुशिंग कि इंडिया शुड नॉट बाई ऑयल फ्रॉम रशिया और ईरान के साथ में डील करने में हमने कुछ और अपने लिए भी और भी कुछ बेनिफिट्स लिए थे, दैट वाज कि द ट्रेड वाज हैपनिंग इन द रूपी, हमने रूपी को प्रमोट किया कि वी विल नॉट पे इन डॉलर, वी विल पे इन रूपी। ऐसे में हमने अपने फॉरेक्स का जो ड्रेन है, डॉलर कम खर्च करें, रूपी में ट्रेड कर लें, समझ रहे हैं इस बात को? तो दैट वाज आल्सो अ पुश, बट रूपी का जो जिस तरीके से जो वीक होना है, तो दिस कंट्रीज जिन्होंने इन पास्ट एक्सेप्टेड पेमेंट इन रूपी, तो उनके भी कंसर्न है कि सर वी आर टेकिंग पेमेंट इन द रूपी बट द वैल्यू ऑफ द रूपी इज गोइंग डाउन, ऑलराइट, सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ऐसे में ये भी चीजें हैं जो कि हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ऑलराइट। सो मैंने बताया आपको बिहार का जो कनेक्शन है वो भी बताया आपको। सो बाय दिस वे what role Bihar can play, right? Role of Bihar in providing the energy security overall as a nation, energy security प्रोवाइड करने में बिहार क्या रोल प्ले कर सकता है? नाउ थिंक, अब आप सोचिए यहाँ पर रोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, ऑलराइट, एंड रोल ऑफ बिहार। लिसन गाइज, especially here you can talk about the North Bihar, आप बात कर सकते हैं किसकी? You can talk about North Bihar. In North Bihar region, government of India is pushing for the ethanol projects and ethanol blended petroleum. Although we have certain practical problems here, like engines के है, मशीनरी की है कि इंजन्स EPP के लिए कंपेटेबल हैं कि नहीं है, उनमें कुछ लोगों ने कंसर्न शो किया कि माइलेज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट दीज आर द टेम्पररी थिंग्स, वी कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। अगर नए मॉडल की जो व्हीकल्स हैं कंपेटेबल विद द EBP वो किया जाए तो ये ओवरकम किया जा सकता है, ऑलराइट। ओके, सो इथानॉल प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ बिहार में वी आर प्रोवाइडिंग अ पुश, इट्स अ one aspect, as well as in Bihar solar power generation of solar power, like in Lakhisarai recently battery based solar power plant was established, and this is India's largest battery based solar power plant, all right. So again a push towards the renewable energy, towards the green energy, as well as one more thing we can add here, एक और यहाँ पर aspect है, and that is the hydro energy, and again this is associated to the northern part of Bihar से है। So this is a kind of thing कि हम अलग अलग states को अगर energy production के तरफ independent बनाने की तरफ चलें, अगर वो surplus की तरफ ना भी जा पाए,
और अगर अपनी जो डिमांड है उसको ही फुलफिल कर लें पर्टिकुलर स्टेट्स, तो ऐसे में डेफिनेटली एज अ नेशन द प्रेशर विल रिड्यूस, प्रेशर हमारे ऊपर रिड्यूस होना शुरू होगा. All right, and dependency will reduce on other nations as well. All right, guys. So this is the Bihar connection, BPSC connection, right? Okay. So BPSC interview guidance program connection of this news. Now, now I am taking you forward towards the next news, and the news is passenger assistance control room. All right. So, what is this news about, and what is the purpose of introducing PSER? Listen, guys, this thing is just a while. Okay, kindly focus. PSER, Passenger Assistance Control Room. So, we all know very well, recently we saw a crisis in airlines sector, and that is the crisis associated with the Indigo. Indigo का जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम रहा, ऑलराइट, जो पायलट्स रहे उनको रेस्ट देने के रिस्पेक्ट में डीजीसीए से जो गाइडलाइंस आई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को साथ में जोड़ करके, उसकी वजह से एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हुआ जिसने कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन एविएशन सेक्टर का जो इमेज है इट गॉट अ डेंट. ऑलराइट, एंड जो पैसेंजर्स की जो प्रॉब्लम्स निकल करके सामने आई, जो उन्होंने फेस करी एयरपोर्ट के ऊपर में, so that was definitely a matter of concern, and government of India showed the proactive approach here कि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए. टू अवॉइड एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड this a passenger assistance control room. All right, on paper it looks great, and definitely जो रियलिटी चेक है वो तो दिखेगा, फीडबैक जब आएंगे कस्टमर्स के वहां से मालूम चलेगा. So what is happening here? This is the background. All right, so I highlighted the background here, and this is under the Ministry of Civil Aviation. ऑल राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में ये इम्प्लीमेंट करा जाएगा. एंड यू कैन सी हियर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये यहाँ पर. एंड अंडर दिस व्हाट वी सी अंडर द PSER, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज इन्वॉल्व्ड, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव है to improve the promptness, coordination and accountability in addressing the passenger complaints. All right, further when we see the institutional framework of the PSER, so किस तरीके से ये जो इसका फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हाउ विल दिस वर्क? सो अंडर दिस एक सिंगल इंटीग्रेटेड हब विल बी क्रिएटेड एट द उड़ान भवन न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस रहेगा. This PSER, Passenger Assistance Control Room. Under this integrated hub, we will see the representatives of various departments, जैसे कि Ministry of Civil Aviation के लोग होंगे, DGCA के लोग होंगे, that is Directorate General of the Civil Aviation. इसके अलावा जो एयरलाइंस है, एयरलाइन ऑपरेटर्स एंड अदर एविएशन स्टेक होल्डर्स, उसके भी लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, as well as the representatives from Airport Authority of the India. So Ministry of Civil Aviation हो गया, DGCA हो गया, AAI हो गया, that is Airports Authority of India, as well as airline operators होंगे, and other stakeholders as well. Majorly यही सारे groups हैं. अब what is the agenda? What is the idea? Idea is to provide 24/7 support to the passengers regarding the operations, passenger calls, and all these things. And we already have Air Seva grievance platform है सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ द एयर सेवा विद द PSER इसको भी जोड़ा गया. एंड ओमनी चैनल सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओमनी चैनल सिस्टम? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्लीज फोकस हियर, यू कैन सी omni channel system.
So under the omni-channel system, what we see, just a while, under the omni-channel system, what we see here, all the calls, apps or digital platforms are converted into actionable cases. कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक कॉल्स के थ्रू हो गया, एप्स के थ्रू हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होगा, जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पर आएंगी उन सबको एक जगह पर ला करके इस तरीके से कन्वर्ट करना कि उनके ऊपर में एक्शन लिया जा सके. डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स, सो रियल टाइम विजिबिलिटी ऑन ग्रीवेंस टाइप रियल टाइप में दिखेगा कि कौन किस तरह का ग्रीवेंस टाइम है. What is the resolution timeline that is associated with the citizen charter? All right, we all know very well about citizen charter and service and what are the problems associated and what is the deadline associated. All right, and the stakeholder response, all these things. On the spot resolution, as we have here physical presence of the airline representatives. All right, and definitely this enables the immediate coordination and faster solutions. All right, guys. So these are the things we see here under the institutional framework. And after this, nature of grievance address, किस तरह के जो है grievances यहाँ पर address करे जाएंगे. अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो अब रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है. फ्लाइट डिलेज की बातें हैं, रिफंड की हैं, बैगेज कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर कहीं और गया, बैगेज कहीं और पहुंच गया, तो ये सारी ग्रीवेंसेस को यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा. as well as strengthening the consumer protection in civil aviation, enhances transparency and demonstrates a shift towards the technology enabled citizen centric services. क्योंकि देखिए, the airline sector is growing in India. This sector is growing, and those who are traveling through airlines, the number of such passengers is also growing. All fine. And in Bihar as well, we all know very well कि बिहार से अलग अलग सिटीज के लिए we have multiple flights, right? And the government of India is pushing, despite पटना के अलावा भी हम देख रहे हैं कई सारी और लोकेशंस पर भी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार पुश कर रही है, स्पेशली गया जी के आसपास के जो एरियाज हैं वहां के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट बहुत सारा वहां पहुंचते हैं, राइट ना. ओके, एंड after this, the next topic is Bihar Ramsar sites. All right, Bihar Ramsar sites, guys. With respect to Ramsar sites, your understanding should be beyond the Ramsar convention and factual things. Fine, factual things, something like this. What is Ramsar convention? Was India the member of the Ramsar Convention since its inception or not? Recent inclusion of the wetlands in Ramsar Convention, वो सब तो ठीक है. You must be aware about the importance of the wetlands and how wetlands can help in the mitigation of the natural disaster. Yes, natural disaster को mitigate करने में जो wetlands हैं वो help कैसे कर सकते हैं? It's a question. Economic importance of the wetlands, all right, as well as biodiversity, role of wetlands as a biodiversity hotspots. So these are the things, these are the other aspects beyond your factual understanding which you should take care of, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए in the BPSC interview. Fine. So शुरुआत करते हैं. शुरुआत तो फंडामेंटल चीजों से करेंगे हम लोग. So what happened? Gogabil is a place. It's a kind, it's an oxbow wetland, Transgangetic plains के अंदर में है, कटिहार बिहार के अंदर में. All right, and Bihar's first community reserve भी है ये गोगाबिल. All right, and अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार इंडिया के अंदर में थर्ड स्टेट बन जाता है with 6 रामसर साइट्स. इसके आगे हमें तमिलनाडु और यूपी के एरियाज दिखते हैं. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया is first in Asia, highest Ramsar sites in Asia. एशिया में हमसे आगे कोई नहीं है. And across the world, दुनिया भर की बात करते हैं so UK 176 and Mexico 144. उसके बाद में हमारा नंबर आता है. Ramsar Convention, Ramsar is a place in Iran,
ईरान में जगह पड़ती है रामसर। इन 1971 अ कन्वेंशन वाज साइंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स। ओके, जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स कौन से एरियाज होते हैं जहां पर जो रिवर है, ऑलराइट, जैसे नदी जब जो हिली ट्रैक से जब वहां से निकलती है, ऑलराइट, कई बार होता क्या कि आप कई जगहों पर नदी का जो जो फ्लो होता है, जो पानी का जो बहाव होता है वो शैलो रहता है, ठीक है, पानी है शैलो है, वहां मार्शी लैंड डेवलप हो जाते हैं, लोकल फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ऑलराइट। सो ऐसे एरियाज को हम वेटलैंड में रखते हैं। अच्छा, अब इससे होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, रिच biodiversity, that is variety of the varieties, various varieties of flora and fauna. Many a times we see migratory birds, जो अलग अलग एरियाज से माइग्रेटरी बर्ड जो भारत में आते हैं, भारत से जाते भी होंगे, स्पेशली साइबेरियन क्रेन्स एटसेट्रा हो गए, तो ये सब आते हैं और ये इन वेटलैंड्स के अंदर में जो कि उनको फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाती है, तो वहां पर रुक जाते हैं, फाइन। So it increases the natural beauty as well, aesthetic as well. Fine, guys. So India was not the part of the Ramsar Convention since its inception. जब ये बना तो इंडिया शुरुआत में इसमें नहीं जुड़ा। इंडिया ज्वाइन दिस इन 1982। इंडिया कब ज्वाइन करता है, 1982 में, ऑल राइट। एंड हम देखते हैं इंडिया को, यहाँ पर आप देखें, यू कैन सी जस्ट अ वाइल, 1982 एंड चिलिका लेक एंड केवला देव फर्स्ट साइट्स रहती हैं हमारे यहाँ से, इंडिया से, फाइन। ओके, नाउ आप यहाँ पर देखें रामसर साइट्स एंड रोल ऑफ बिहार, बिहार इकोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन यू नीड टू फोकस ऑन। इस पर आपको ध्यान देने का जरूरत है यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन में। लिसन गाइज, व्हाट्स हैपनिंग हियर, वेटलैंड्स सपोर्ट हाइड्रोलॉजी। हाउ, आप जैसे कहीं पर फ्लड आया, ऑलराइट, फ्लड आई, तो ऐसे में सॉइल इरोजन इज अ कॉमन प्रॉब्लम। फ्लड अलग अलग एरिया में फैल जाती है, पानी फैल गया, ऑलराइट। सो जो वेटलैंड्स हैं ये इस वाटर को आगे फैलने से, जो जहां पर जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, राइट, आगे बढ़ने से रोकते हैं। सो अ काइंड ऑफ एम्बैंकमेंट, ऑलराइट, अगेंस्ट द फ्लड एज वेल एज सपोर्ट टू फिशरीज। अब फिशरी को सपोर्ट अगर दिया, सो इट मींस enhancement of the rural income, support to farmers, all right। so economic perspective निकल करके आ गया इसका, as well as recharging of the ground water level। जो ground water level है उसमें क्योंकि पानी रुकता है यहाँ पर, तो परकोलेट भी होगा, तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होगा। ऐसे में व्हाट विल हैपन कि सप्लाई ऑफ द वाटर विल बी अनइंटरप्टेड। नेक्स्ट थिंग इज दिस natural filtration, carbon sequestration as well, carbon sequestration is carbon capturing, fine। so greenery होगी, प्लांट लाइफ होगी, तो आसपास जो कार्बन मटेरियल्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो वेरी वेल दैट प्रोसेस, ऑलराइट, तो वहां से कार्बन भी कैप्चर होता है, तो एयर का जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है, वाटर क्वालिटी भी नेचुरल फिल्ट्रेशन की वजह से बेटर हो सकती है यहाँ पर। All right, these are some other things here. You can connect all these things with the 7 resolve। 7 resolve, especially जो 7 resolve में एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट हैं, वहां से भी आप जोड़ सकते हैं। प्रमोशन टू इको टूरिज्म, यस, इको टूरिज्म लाइक जमुई, बेगूसराय, ऑलराइट, बक्सर एरियाज, तो यहाँ पर जो in such areas the wetlands present in such areas, all right, यहाँ पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है इको टूरिज्म का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज डेवलप करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो नेचुरल ब्यूटी सीनरीज को देखने के लिए टूरिस्ट भी आना शुरू होते हैं। जो स्टेट के अंदर के लोग हैं वो भी आते हैं, बक्सर यूपी के पास पड़ता है, तो वहां से भी लोग जो आसपास के हैं, झारखंड से लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं जो वो भी आ सकते हैं। All right, disaster management, as I said, control mitigation of the flood, like we see Kosi, so Udaipur Jheel and Goga Bheel, these wetlands can absorb excess water and mitigate embankment breaches।
कि जो एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, पानी पहुंचता है तो फिर वहां से आगे बढ़ करके जो पॉपुलेशन एरियाज हैं वहां पहुंच जाता है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी वो रिड्यूस होती है। एज वेल एज मैनी टाइम्स भी सी जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। सो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के आना ना आना, अगर ज्यादा आ रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, इट मीन्स द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम इज गुड। ऑलराइट, इफ द नंबर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स इज रिड्यूसिंग, सबसे पहले तुम्हें देखने की जरूरत होती है कि हमारा जो वेटलैंड का हेल्थ है, लाइक हैबिटेट एंड फूड एंड ऑल दीज थिंग्स, वो क्या ठीक है। तो ये एक वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पर रहता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज दिस प्रिवेंशन or a kind of cushion against drought mechanism, sorry drought thing. So drought वहां पर क्या है, unavailability of the water, either the supply of the water is going down and because of that एग्रीकल्चर के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगर वेटलैंड एरिया है, वाटर टेबल इज रिचार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज round the year water is available in any area, definitely it will reduce the chance of the drought. So these are the things जो आपको जोड़ करके देखनी चाहिए with the Ramsar sites. I believe this discussion is enhancing your understanding. Alright guys, इन सेशंस को ध्यान से देखिए, you can make the notes as well, and we have a dedicated Telegram channel and you can get the PDFs of these topics from that Telegram channel as well. Fine guys, okay, so with this I would like to end this session, से खत्म करना चाहूंगा मैं यहाँ से, and आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, एंड डेफिनेटली टुगेदर वी कैन, मिलके ही हम इंटरव्यू को जो है वहां तक पहुंच सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं, वहां से आगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपका नाम आ सकता है। राइट, सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।